तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का पार्ट थर्ड मैंने प्रीवियसली अपलोड किया था। पार्ट थर्ड में हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 पे लास्ट पे मैंने क्लासिकल थॉट्स बताई थी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था उसके बारे में जो फॉरेन ऑथर्स है या इंडियन ऑथर्स हैं उनके क्या थॉट्स थे। दैट वाज द पार्ट 3। तो उससे हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट हुआ था। चूँकि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 ख़त्म हुआ तो ब्रिटिशर्स का अप्रोच चेंज हो गया। दे चेंज्ड देयर अप्रोच विथ रेस्पेक्ट टू द गवर्नेंस इन इंडिया। 1857 के बाद 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा जाता है, और उसको अंग्रेज़ों ने एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया नाम रखा। आज हमारा टॉपिक वही है, यानी जो क्राउन रूल है, क्राउन रूल which starts from 1858 up to the independence 1947, right? तो क्राउन रूल पे आज से हम स्टार्ट करेंगे। और क्राउन रूल जो है इसकी टाइमलाइन जो है 1858 से स्टार्ट हो जाती है। जस्ट लाइक मैंने कंपनी रूल में आपको बता दिया था, कंपनी रूल स्टार्ट्स फ्रॉम 1757 टू 1857, यानी बैटल ऑफ पलासी से लेकर रिवोल्ट ऑफ 1857 तक, दैट इज नोन एज कंपनी रूल। And this crown rule starts from 1858, यानी from the year in which the government of India Act was passed. अब aftermath of the revolt क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का वो चेंज हो गया, उनका अप्रोच चेंज हो गया, because they thought that Indians now they have revolted against us, they have started planning against the mighty power. इनके पास अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कंसेप्ट डेवलप हुआ है रिवोल्ट में, इनमें नेशनलिज्म के आइडियाज़ आ गए हैं, और अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स चेंज्ड देयर अप्रोच, राइट। एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू द ब्रिटिश रूल, राइट। अब मसला ये है, जो बचा कुचा कुछ मुगल एम्पायर बचा था, मुगल एम्पायर जो लास्ट मुगल एम्पायर था बहादुर शाह जफर, जिसको इंडियंस ने एम्पायर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था, एक नेशनल टच दिया था उसकी पर्सनैलिटी को। ब्रिटिशर्स ने क्या ट्रीटमेंट दिया उसको, बहादुर शाह जफर को अलॉन्ग विथ हिज वाइफ जीनत महल, दे वर सेंट टू रायगून। रायगून इज द कैपिटल ऑफ बर्मा, म्यांमार जिसको आप कहते हैं, उसको रायगून भेजा गया अलॉन्ग विथ हिज वाइफ व्हाइल ही डाइड इन 1862, and that was the drastic end of the Mughal empire. और जो ये लेटर मुगालाज थे, they were somehow supportive to the British. इन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत सपोर्ट किया है। जो कंपनी रूल में मैं आपको कभी बता दूंगा कि किस तरह से मुगल लेटर मुगालाज जो थे उन्होंने किस तरह से ब्रिटिशर्स को फरमान्स दे दिए, परमिशंस दे दी ट्रेड करने के लिए डिफरेंट सेंटर्स में, राइट। सो लेटर मुगालाज वेर सपोर्टिव टू ब्रिटिश एज कम्पेयर टू द strong Mughals before Aurangzeb, right? तो ब्रिटिशर्स ने क्या अप्रोच चेंज किया विथ रेस्पेक्ट टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या अप्रोच चेंज किया वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। उसमें पहला पॉइंट ये है कि ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज चेंज हो गई। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, administrative policies and outlook of Britishers, outlook of British change towards India, ये आउटलुक चेंज हो गया, राइट। अब आउटलुक चेंज क्या हुआ, 2 अगस्त 1858 को, on 2nd August 1858, British Parliament, the House of the Commons, passed an act with respect to the India. ये एक्ट क्या था? It was the transfer of power. It was the transfer of power. यानी जिस इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी
وہاں کے ڈفرینٹ کمرشل یا پولیٹیکل افیئرز چلا رہی تھی اس کمپنی کو ایبالش کیا گیا. ان ادر ورڈز ٹو سی دیٹ ایسٹ انڈیا کمپنی واز liquidated. Company rule ended. Now the Crown Rule started. This act was passed by House of Commons in the British Parliament on 2nd August 1858. اور یہ جو ایکٹ پاس ہوا مطلب برٹش پارلیمنٹ میں انڈیا میں چونکہ لارڈ ڈالہوزی تھا لارڈ کیننگز تھا جو لارڈ کیننگ تھا he was the last Governor General of India. At the same time he became the first Viceroy of India, right? So یہ لارڈ کیننگز تھا, اس نے ایک دربار ہیلڈ کیا الہ آباد میں. اس نے ایک دربار ہیلڈ کیا الہ آباد میں اور اس دربار میں اس پبلک دربار میں اس نے کلیئرلی ڈکلیئر کیا کہ ہیئر فورتھ the territories of India which are in the British domain, they will be henceforth governed by Her Majesty, that is the Queen Victoria. Right? یہ اس نے پبلک دربار میں لارڈ کیننگز نے ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی جو کوئینز پروکلیمیشن تھی جس میں جس میں کوئین کو یہ ٹائٹل دیا گیا تھا کہ شی از ہیئر فورتھ دا ایمپریس آف انڈیا, وہی کنسیپٹ اس لارڈ کیننگز نے دربار میں 1858 میں ایک دربار اس نے ہیلڈ کیا الہ آباد میں, اینڈ ہی ڈکلیئر ٹو دا پبلک دیٹ دا کمپنی رول ہیز اینڈیڈ. Now henceforth India will be governed by Her Majesty, that is the Queen, who has been proclaimed as the Empress of India. Right? بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد اب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 سے پہلے میں تھوڑا آؤٹ لک دکھا رہا ہوں آپ کو کہ برٹشرز کا آؤٹ لک کیسے چینج ہو گیا. رائٹ, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اب برٹشرز نے ریوولٹ آف 1857 کے بعد کچھ پرومسز دے دیے. رائٹ, سم پرومسز, کچھ پرومسز دیے گئے. پہلا پرومس یہ تھا, تو یہ پرومسز بعد میں انہوں نے فلفل نہیں کیے, لیکن بتا دیتا ہوں کیا پرومسز تھے. پہلا یہ تھا کہ یہ جو پالیسی آف اینیکزیشنز ہیں اور ایکسپینشن ہے, اب ہم یہ نہیں کریں گے. Right? This was a promise made by the Queen Victoria when she was proclaimed as the Empress of India by the British Parliament. Right? تو انہوں نے کہا the era of annexations and expansion. Annexations and expansion یہ ہم ختم کریں گے. اس سے پہلے آپ کو پتا تھا یہ annexations کرتے تھے, گورنر جنرل جو تھے وہ ایکسپینشن کرتے تھے. رائٹ, ڈاکٹرن آف لیفٹس. ٹھیک ہے, باقی پالیسی جو ڈالہوزی کی تھی اور لارڈ ویلسلی کی تھی سبسیڈری الائنس, وہ کیا تھی, وہ تھی اینیکزیشن پالیسیز, دے ور ایکسپینشن پالیسی. انہوں نے اب کہا جناب ہم یہ اب نہیں کریں گے, یہ پرومس رہا ہمارا, ہم یہ اب نہیں کریں گے. دس واز اے پرومس میڈ بائی برٹشرز. رائٹ, اور جو انڈین اسٹیٹس ہے یا انڈین پروونسز ہے, رائٹ, they will be now governed directly by the British government. They will now be directly governed by the British government. یہ کہا گیا. We can say centralization of power, right? In other words. تو یہ بھی کہا گیا کہ انڈین اسٹیٹس کو ہم وہ ڈگنیٹی دیں گے. They will be directly governed by Her Majesty, right? یہ کہا گیا. لوگوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کو فریڈم آف ریلیجن دیں گے. Right? The Indian natives were promised that we will provide you freedom of religion without the British interference. Freedom of religion ہم آپ کو دے دیں گے. رائٹ, یہ بھی ایک پرومس انہوں نے دیا تھا. رائٹ, ہم ایکول فریڈم ہم آپ کو دیں گے ان فریمنگ لاز. رائٹ, فریڈم ان فریمنگ لاز, یعنی ڈفرنٹ لاز جو ہم بنائیں گے, جو ہم انفورس کریں گے انڈیا میں, اس میں ہم ڈفرینٹ لیڈر جو آپ کے لوکل ہے ان سے کنسلٹیشن کے بعد ہم وہ لا میکنگ پروسیس اسٹارٹ کریں گے. اٹ واز پرومسڈ بائی دا برٹشرز آفٹر دا ریوولٹ آف 1857. اور
गवर्नमेंट सर्विसेज में हम आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे देंगे. जो हमारी कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज है उसमें हम इंडियंस को हायर पोस्ट्स पे अपॉइंट करेंगे. इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, राइट. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट सर्विसेज रादर टू से, राइट. ये बोला गया. और ये भी कहा गया जो इंडियन कस्टम्स है, जो ओल्ड इंडियन कस्टम्स है या ओल्ड ट्रेडिशंस है इंडिया के, विच फॉर्म द ब्यूटी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया. जो ओल्ड कस्टम्स है, रिचुअल्स है, उनका हम रेस्पेक्ट करेंगे. वी विल पे अ ड्यू रिगार्ड टू दोज कस्टम्स एंड रिचुअल्स एंड वी विल यूटिलाइज दीज कस्टम्स फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया. तो ये प्रोमिस थे ब्रिटिशर्स के कि हम क्या करेंगे इंडिया के साथ, क्या सलूक करेंगे इंडिया के साथ आफ्टर revolt of 1857. First was that we will not do the annexation and expansion policies anymore, right? Indian state जो है will give them equal freedom. They will be governed by Her Majesty. They will be directly governed by the princess, right? तो freedom of religion हम दे देंगे, इसमें कुछ British interference होगी नहीं. हम law making process में freedom देंगे. आपके leaders के साथ consultation करने के बाद rules हम frame करेंगे. और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड और जो ओल्ड कस्टम्स वगैरह है, ट्रेडिशंस, उनको हम एक ड्यू रिगार्ड और रेस्पेक्ट दे देंगे और उनको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर लॉ मेकिंग. दीज वर द प्रोमिसेस मेड बाय ब्रिटिशर्स आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. अब ये प्रोमिसेस थे, अब किया क्या ब्रिटिशर्स ने, लेट्स हैव अ लुक. ठीक है, अब मैं बता दूंगा आपको उन्होंने किया क्या, राइट. दो चीज़ें की उन्होंने. एक चीज़ की इन्होंने विथ रेस्पेक्ट टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. दूसरी चीज़ की इन्होंने इंडिया को डिफरेंट गवर्नेंस सिस्टम दे दिया. पहला उन्होंने काम किया, पहले इन्होंने अपने गवर्नेंस को रिशेप किया. देख लो, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो ब्रिटिश आर्मी थी, जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे, दे वर रीऑर्गेनाइज्ड, राइट. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश आर्मी, reorganization of British Army. British Army reorganize की गई, राइट. एक कंसेप्ट था उस टाइम जब ब्रिटिश आर्मी reorganize की गई, उसको कहते हैं डिवीजन एंड काउंटरपोज. डिवीजन एंड काउंटरपोज यानी परफेक्ट यूज ऑफ बटालियंस. और इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश आर्मी जब रिऑर्गेनाइज की गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैड नो ट्रस्ट ऑन इंडियन सोल्जर्स नाउ. ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट इंडियन सोल्जर्स who are doing services in the British army, they can go for revolt any time. जैसे immediate cause था revolt of 1857 का, तो they now they started not trusting anymore the Indian troops who were posted in British army. So इससे क्या हुआ, number of Indian soldiers in the British army decreased and the number of European soldiers in the British army increased. Policy of division and counterpass. This is known as the policy of division and counterpass. ये किया गया, राइट. इसके बाद एक स्कीम इन्होंने लॉन्च की, उसको कहते हैं आर्मी एमलगेशन. आर्मी एमलगेशन स्कीम 1861. एक आर्मी एमलगेशन स्कीम थी. इस स्कीम के तहत ब्रिटिशर जो थे, जो वाइसरॉय था, सारी जो ब्रिटिश ट्रूप्स है, दे वर हेयरफोर्थ डायरेक्टेड टू सर्व द क्राउन, राइट. और जो फ्रूकेंट विजिट्स करते थे ब्रिटिश ट्रूप, जो इंडिया में फ्रूकेंट ट्रैवलिंग कर रहे थे, उस पर वॉच रखा गया, उस पर एक क्लोज वॉच रखा गया, ताकि जो ब्रिटिश आर्मी है, इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ बेटर वे. सो देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, राइट. ये किया गया. तो इसको हिस्टोरियंस लिंक्ड बटालियन स्कीम भी कहते हैं, राइट. इट इज अ एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द आर्मी, राइट. क्योंकि ब्रिटिशर्स को आर्मी तो रीऑर्गेनाइज करनी थी ना, बिकॉज इंडियन ट्रूप जो पोस्टेड थे ब्रिटिश आर्मी में,
who were doing the services, they had revolted against the Britishers. Cartridge incident, Mangal Pandey, जो concept मैंने बता दिया. So it was important for Britishers to reorganize their army. तो इन्होंने आर्मी को reorganize किया, डिफरेंट पॉलिसी ऑफ डिवीजन एंड काउंटर पास यूज़ की, लिंक्ड बटालियन स्कीम्स या जिसको आर्मी एमलगेशन स्कीम कहा जाता है वो उन्होंने यूटिलाइज कर दी. राइट. अब एक और पॉइंट बता देता हूँ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से पहले मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ. जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी बहुत अपोजिशन भी होगी, हार्डली किसी तरह से ये एक्ट पास किया गया. लेकिन जो बाकी यूरोपियन पावर्स थे, राइट, या ब्रिटिश की और बाकी सारी कॉलोनीज थी, वो खुश नहीं हुए. दे वर नॉट सेटिस्फाइड. वो कहते थे नहीं, आपको क्राउन रूल स्टार्ट नहीं करना चाहिए था इंडिया के लिए, कंपनी रूल ही ठीक था. लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर्स थे या गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, उन्होंने सोचा कि क्राउन रूल ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. जब भी किसी, आज भी देख लो आज की एडमिनिस्ट्रेशन में, जब भी किसी स्टेट में, जब भी किसी यूटी में हालात ख़राब होती हैं तो सेंट्रल रूल एक्शन में आ जाता है ना. उस टाइम ऑप्शन यही होती है कि सेंट्रल रूल्स डायरेक्टली. इसी तरह इन्होंने यही स्टेप अपनाया. लेकिन इसको फॉरेन जो बाकी पावर्स थे उन्होंने एग्री नहीं किया. दे वर नॉट हैप्पी विद इट. उन्होंने भी इसके खिलाफ एक रेंसेंटमेंट दिखाई, एक गुस्सा दिखाया, एक रिवोल्ट दिखाया. उसको हिस्ट्री में वाइट म्यूटिनी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? वाइट म्यूटिनी. वाइट म्यूटिनी. सो व्हाट वाज वाइट म्यूटिनी? White mutiny was a type of revolt, was a type of aggression shown by the European powers against the change of power, against the crown rule. ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए. ठीक है. दिस वॉज विथ रेस्पेक्ट टू द कि ब्रिटिशर्स ने आर्मी को कैसे रिऑर्गेनाइज किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे पास हो गया 2 अगस्त 1858 को हाउस ऑफ कॉमन्स में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कैसे पास हो गया. राइट. तो एक क्लियर पिक्चर मैंने आपको दे दी कि वो क्या प्रॉमिस दे दी थी, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या प्रॉमिस किया था और किस तरह से उन्होंने अपनी आर्मी को रिऑर्गेनाइज किया. राइट. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो हमारा आज टॉपिक है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंपॉर्टेंट एक्ट. एसएसबी के एग्जाम से या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें हिस्ट्री सिलेबस होगी, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं. और इसके जो कंसेप्ट है वो बाकी चीज़ों से दे आर लिंक्ड. सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखो क्या हो जाता है. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772 भी कहा जाता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसमें बिहार के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को पावर छीन के बंगाल के गवर्नर को दिए गए थे. सो द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बिहार, दे वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर ऑफ बंगाल, एंड गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. फिर मैंने बता दिया जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वारन हेस्टिंग्स. फिर उसके बाद मैंने बोला था 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या हुआ था, उसमें डेजिग्नेशन चेंज की गई थी. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटैक, जो बता दिया. राइट. 1858 में क्या हो जाता है, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी इज लिक्विडेटेड, इसमें क्या हो जाता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट पॉइंट, राइट, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसको वाइस रॉय बना दिया जाता है. राइट. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय बना दिया जाता है. और अंग्रेज भी बड़े चालाक लोग थे. इतने एक्ट उन्होंने पास किए ना. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ 1783, राइट, एक्ट ऑफ 1792, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853. ये कंपनी रूल के एक्ट्स थे. सारे एक्ट्स का नाम या तो रेगुलेटिंग एक्ट था, या तो चार्टर एक्ट था, या तो एक्ट था, या पिट्स इंडिया एक्ट था.
इस एक्ट को इन्होंने रखा नाम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। अरे इसका मतलब ये हुआ फिर आप बैड गवर्नेंस कर रहे थे, इसको क्यों बोला एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस? ये एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन होता है। जब भी किसी कंट्री में रिफॉर्म्स आ जाती हैं, जब उस एक्ट का, क्योंकि रिफॉर्म्स एक्ट के थ्रू आ जाती है, और जब एक्ट का नाम अच्छा होता है, इट पुट्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द मासेस, विच आर वेरी इंटेलिजेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, राइट? तो ये एक्ट जो है इसको कहा गया एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। गुड गवर्नेंस, इसका मतलब था पहले आप बैड गवर्नेंस कर रहे थे, राइट? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। और पहला वाइस रॉय यही था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग्स, जिसने अहमदाबाद में पालवी दरबार में डिक्लेयर किया था कि द इंडिया एयरपोर्ट विल बी गवर्नड बाय हर मैजेस्टी द प्रिंसेस क्वीन विक्टोरिया, राइट? सो दिस इज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। अब ये वाइसराय कौन था? ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश, एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। जैसे आजकल यूनियन टेरिटरीज में एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ही इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, राइट? लाइक दैट, प्योरली वही नहीं होता है, लाइक दैट, फंक्शंस डिफरेंट होती है, राइट? अब इसने क्या किया है इस गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1858 ने? इसने एंड ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट। अब ये समझाता हूं ये क्या होता है एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट। सुनो मेरी बात, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक बॉडी थी जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बनाई गई थी। इसको बोला गया था कि कंपनी के सारी अफेयर्स आप मैनेज कर दो। फिर जब पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, उसने एक और बॉडी बनाई, राइट? उसने एक और बॉडी बनाई जिसका नाम था BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पिट्स इंडिया एक्ट में एक तो ऑलरेडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, दूसरी बॉडी कौन बनाई गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, इनको सेपरेट फंक्शंस दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट जो था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1782, उसमें क्या किया गया काम? इन दो बॉडीज को सेपरेट फंक्शंस दी गई, राइट? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि आप कमर्शियल अफेयर्स मैनेज करो, राइट? कमर्शियल अफेयर्स आप मैनेज कर दो। और इसको बोला गया पॉलिटिकल अफेयर्स। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो ऑलरेडी एक बॉडी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ऑलरेडी बनी थी, और पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया, तो डिवीजन हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो सारी फंक्शन संभाल रहा था, उसको बोला गया कि आप कमर्शियल अफेयर्स संभालो, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स संभालेगा। और 1784 से लेकर 1858 तक यही सिस्टम चल रहा था, जिसको डबल गवर्नमेंट कहते थे। जिसको इस एक्ट ने क्या काम किया? इसने इसको एबॉलिश कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 abolished the dynarchy, the dual government, board of control and court of directors. It was abolished. I hope you understand. I hope you understand my point, right? अब एक और पॉइंट है, वाइस रॉय का पोस्ट क्रिएट हो गया, राइट? अब वाइस रॉय के साथ साथ इन्होंने एक और पोस्ट क्रिएट किया जिसको हम SOS कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक और पोस्ट एक क्रिएट किया गया जिसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ, लॉर्ड स्टैनली पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। Lord Stanley was the first Secretary of State in 1858. ये जो Secretary of State था, the complete authority of the Indian territories was vested in him. The complete authority of the Indian territories was vested in Secretary of State. ये Secretary of State जो था,
he was the member of British Parliament. He was the member of British Parliament. Parliament, right? British Parliament का ये member हुआ करता था और he was entirely responsible to British Parliament. जो भी इंडिया में अफेयर चल रहे थे उनमें अगर कुछ इश्यूज होते तो he had to report those issues and present them before the parliament. So he was responsible for the parliament, responsible for British Parliament, right? अब अकेला ये क्या करता बेचारा, इसको एक 15 member council दिया गया. He was given 15 member council. Secretary of State was given 15 member council to assist his work, right? इसको 15 member council दिया गया. ये जो काउंसिल था ना 15 member council था, ये काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी थी. क्या थी? इट वाज एन एडवाइजरी बॉडी. एडवाइजरी बॉडी थी. और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये इसका चेयरमैन था. ही वाज द चेयरमैन, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, दैट इज SOS. ही वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी बॉडी. किसी भी बॉडी में चेयरमैन होता है, उसके मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन हेड होता है, तो ये चेयरमैन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राइट? तो ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इसलिए कहा, राइट? तो बाद में क्या होता है वो हम आगे लेक्चर्स में देख लेंगे, ठीक है? तो इसके बाद एक और पॉइंट, यानी 1858 के बाद आप जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उसमें आप कंसेप्ट आ जाएगा वाइस रॉय का. लॉर्ड लिंटन वाइस रॉय, लॉर्ड रिपन वाइस रॉय, लॉर्ड कर्जन वाइस रॉय, मिंटो वगैरह बाकी टर्म जो आ जाएंगे वाइस रॉय, वाइस रॉय. 1858 से पहले हम कहते हैं गवर्नर जनरल. 1833 तक, 1833 से पहले हम कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट? आई होप यू फॉलो द सीक्वेंस. अब एक और पॉइंट है, एक और चीज क्रिएट की गई जिसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, ये एक क्रिएट किया गया. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल ये क्रिएट किया गया. एक बॉडी कॉर्पोरेट थी, बॉडी कॉर्पोरेट थी. इसकी वजह से अगर किसी फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का राइट जो है वायलेट किया था तो वो उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो जाता था, चाहे इंग्लैंड में चाहे ब्रिटिश में या इंडिया में, राइट? चाहे इंग्लैंड में या इंडिया में एक्शन हो जाता था, राइट? एक्शन हो जाता था, लीगल एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन हु वायलेटेड समबडीज लॉज. ये इसलिए बनाया गया ताकि इंडियंस को एक लीगल फेथ डेवलप हो जाए. इन ऑर्डर टू डेवलप ए लीगल फेथ in the British system, this Secretary of State and Council was made a body corporate in order to generate faith in the legal affairs of the Britain and India. So the access was given that you can approach to any court whether in Britain or in India, right? ये इनको एक लीगल सिस्टम पे फेथ डेवलप करने के लिए ये बनाया गया था. एक और पॉइंट, 1858 के एक्ट से पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो डलहौजी की थी, जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी, राइट? जिसकी वजह से कानपुर, झांसी, आरकॉट डिफरेंट टेरिटरीज को एक्वायर किया गया था, वो यहाँ से ख़त्म हो गए. क्योंकि मैंने अभी पुराने मेजर्स में भी बता दिया था, इन्होंने बोला था कि एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन पे हम अब कंट्रोल करेंगे, हम वो पॉलिसीज अब अडॉप्ट नहीं करेंगे. सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी दैट एंडेड बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. और ये भी डिसाइड किया गया जो उस टाइम प्रिंसेस थे या चीफ्स थे, मोर देन 560 प्रिंसेस एंड चीफ्स वेर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इनको ब्रिटिशर्स ने कहा हम आपको एक इंडिपेंडेंस दे देंगे, हम आपके किंगडम्स को इंडिपेंडेंस दे देंगे, मगर प्रोवाइडेड कि आप यू ज्वाइन द ब्रिटिश एम्पायर. These some around 560 princes and the chiefs which were ruling the different territories at that point of time, and option was given by the Britishers. They were invited to join the British Empire, and if they agreed to join, they were given an independent status,
A last point. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ. It was because of this act that India became purely a British colony. क्योंकि 1858 से पहले कंपनी रूल यहाँ चल रहा था, लेकिन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 when this act of good governance in India was passed, India became purely a British colony, right? So this was the act of good governance in India, which is known as Government of India Act 1858, which was passed on 2nd August 1858 by the House of the Commons in the British Parliament and was announced by the then Viceroy Lord Cannings in the public darbar at Allahabad. I hope that you will keep following my channel so that more videos on the Crown Rule will be uploaded in the coming days for the betterment of the students. I hope that you will share the link of the same channel to different students so that they will get benefited. That was all for today. Thank you.